नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। लोकसभा चुनाव के बाद फिर ईवीएम पर सवाल उठे हैं। राहुल गांधी ने संदेह जताते हुए इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एलन मस्क के एक पोस्ट को राहुल गांधी ने शेयर किया, जिसके बाद नया घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी की तरफ से अमित मालवीय और राजीव चंद्रशेखर ने मोर्चा संभालते हुए एलन मस्क और विपक्षी नेताओं को जवाब दिया। दरअसल एक बार फिर से ईवीएम की जगह बैलेट पेपर की मांग अब उठने लगी है। इस बार ये बहस और मांग राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय हो चुकी है। इस बहस की शुरुआत हुई है दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क के एक पोस्ट से। इस पोस्ट में उन्होंने ईवीएम के हैक होने और इसे हमेशा के लिए खत्म करने की बात कही है। उनके इस पोस्ट के बाद कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी, सपा के मुखिया अखिलेश यादव और अन्य दलों के नेता भी ईवीएम के मुद्दे पर आक्रामक हो गए हैं। राहुल गांधी ने मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट पर शिवसेना शिंदे गुट के नेता रविंद्र वायकर की 48 वोटों से जीत से जुड़ी ईवीएम कंट्रोवर्सी का हवाला देते हुए एक्स पर लिखा, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उनकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद इस बार ईवीएम पर सवाल उठाने वाला विपक्ष चुप बैठा था, लेकिन एक अखबार की रिपोर्ट ने शांत बैठे विपक्ष को सरकार को घेरने का एक और अवसर दे दिया है। दरअसल ईवीएम पर सियासी बवंडर की शुरुआत मुंबई से हुई। शिवसेना शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वायकर के रिश्तेदार मंगेश पर आरोप लगाया गया कि वो 4 जून को मुंबई के काउंटिंग सेंटर में एक मोबाइल फोन लेकर गए और ईवीएम को अनलॉक किया, लेकिन मुंबई में ईवीएम हैकिंग के आरोपों को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया। मुंबई की रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी इसकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। जब संस्थानों में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। राहुल गांधी के ईवीएम पर उठाए गए सवाल के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी इस सियासी अखाड़े में उतर गए। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, तकनीकी समस्याओं को दूर करने के लिए ये चीजें होती हैं, अगर वहीं मुश्किल की वजह बन जाएं तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। राहुल और अखिलेश के बयान के बाद बीजेपी की तरफ से अमित मालवीय और राजीव चंद्रशेखर ने मोर्चा संभालते हुए एलन मस्क और विपक्षी नेताओं को जवाब दिया। अमित मालवीय ने कहा कि एलन मस्क या जिसे भी ऐसा लगता है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, वो भारत के चुनाव आयोग के पास जाकर इस पर बात कर सकता है। वहीं राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि ईवीएम सुरक्षित है और इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। चुनाव नतीजों के बाद लगता था कि अब विपक्ष को ईवीएम पर भरोसा हो गया है, लेकिन एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठने अब शुरू हो गए हैं। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद इंडी गठबंधन जहां काफी उत्साहित नजर आ रहा था और ऐसे में लग रहा था कि इस बार ईवीएम को कटघरे में नहीं रखा जाएगा, ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठाए जाएंगे, लेकिन एक बार फिर से ईवीएम को लेकर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। राहुल गांधी ने ईवीएम पर निशाना साधा और इसके बाद अखिलेश यादव ने भी ईवीएम को लेकर निशाना साधा है। तो मुंबई उत्तर पश्चिम वो सीट है जहां से शिंदे गुट के रविंद्र वायकर सिर्फ 48 वोट से लोकसभा का चुनाव जीते थे। यहां ईवीएम हैकिंग मामले में पुलिस ने एफआईआर की। एफआईआर में रविंद्र वायकर के रिश्तेदार मंगेश के साथ चुनाव आयोग के कर्मचारियों का जो नाम है वो भी सामने आया।
तो तमाम मुद्दे हैं अब ईवीएम को लेकर जो एक बार फिर से उठने शुरू हो गए हैं। तो देश में फिर से ईवीएम का जिन बोतल से बाहर आ चुका है, इसे लेकर तमाम बयानबाजी और चर्चाएं एक बार फिर से शुरू हो गई हैं। एक बार फिर से ईवीएम की जगह बैलेट पेपर की मांग उठने लगी है और इस बार इस मांग को फिर से दोहराया है राहुल गांधी ने और इसके साथ ही अखिलेश यादव ने। लेकिन इसकी जो शुरुआत है वो दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने एक पोस्ट के जरिए की। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी और ईवीएम के हैक होने और इसे हमेशा के लिए खत्म करने की बात भी कही, जिसके बाद कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के अलावा कई अन्य दलों के नेता ईवीएम के मुद्दे पर अब आक्रामक हो गए हैं। ईवीएम को लेकर बयानबाजियों का जो दौर है वो फिर से जारी हो गया है। राहुल गांधी ने ईवीएम को ब्लैक बॉक्स बताया है। इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा। कई विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता प्रदीप सिंह जी जुड़ चुके हैं, स्वागत प्रदीप जी आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता विजय कौशिक जी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत। और हमारे साथ सपा के प्रवक्ता अशोक तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत। प्रदीप जी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ईवीएम को ब्लैक बॉक्स कहा है। राहुल गांधी ने कहा कि ईवीएम की जांच किसी को भी करने की परमिशन नहीं है, किसी को इसकी इजाजत नहीं है। साथ ही वो भारतीय चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त करते हुए भी नजर आए। राहुल चुनाव के बाद एक बार फिर जिस तरीके से ईवीएम को लेकर सवाल कर रहे हैं और आपकी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं, सबसे पहले तो इसी पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगे। देखिए, है क्या कि सरकार को परेशान करने के और भी रास्ते हो सकते हैं विपक्ष के द्वारा, लेकिन पता नहीं लोगों को इससे क्या ये जो है टॉनक मिलती रहती है समय समय पर। ईवीएम पे अगर है तो आप भी तो जीत के आए हैं उसी ईवीएम पे। और उससे भी पहले एक सरकारी संस्था है चुनाव आयोग, उसने 7 राष्ट्रीय पार्टियों को और 49 क्षेत्रीय राज्य स्तरीय पार्टियों को आमंत्रित किया है, एक नहीं कईयों बार। 2 बार तो मेरी नजर में है जिसको कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप आइए, स्टैंड अलोन मशीन है, आप आइए इसको और आइए आप देख करके जाइए। ये कहीं से इम्पोर्ट नहीं हुई है, ये भारत की ही निर्मित मशीन है और इसी में अब तक के चुनाव हो रहा है। इसमें 2009 के भी चुनाव हुए, 2014 के भी चुनाव हुए, 2019 के भी चुनाव हुए आम चुनाव, और उसमें 2024 के भी आम चुनाव। अब सच्चाई सभी के सामने है कि किन परिस्थितियां हैं। एक टूल को आप आधार बना करके, अगर वही आम आदमी पार्टी जब दिल्ली विधानसभा में 70 में से 67 सीट जीतती है तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। वही कांग्रेस जब कर्नाटक में जीतती है तो उनको ईवीएम से प्रॉब्लम नहीं होती, हिमाचल में जीतती है तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। अल्टीमेटली आप किस बात को, एक अखबार ने इसके बारे में छापा और मैं और एक सच्चाई बता दूं, अगले दिन इतना छोटा सा उसका स्पष्टीकरण दिया कि ये गलत था। मैं आपके चैनल पे किसी अखबार का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आज ये बात जग जाहिर है। तो विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसपे कि आप सरकार की किसी योजना को या सरकार के किसी काम को लेकर के आप चर्चा कर सकें। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। कौशिक जी ये कह रहे हैं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, मुद्दा विहीन हो गई है विपक्ष, इसलिए घूम फिर कर सिर्फ आप ईवीएम के ऊपर ही आरोप लगाने से बाज नहीं आते हैं और कोई मुद्दा ही आपके पास नहीं बचा है। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ मोदी जी को स्पष्ट कर देना चाहिए कि प्रदेश में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है और इस लोकतंत्र में किसी को अपनी बात रखने का हक नहीं है। इसलिए अब तानाशाही राज स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। तो मैं तो हैरान हूँ इनकी बातों को सुनकर, क्योंकि देखिए लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का हक है, पहली बात। दूसरी बात, जिन देशों ने ईवीएम की शुरुआत की उन्होंने अपने देशों में बंद कर दिया। क्यों? अरे भाई, ऐसी कौन सी सरकार की मजबूरी है कि ईवीएम ही जरूरी है? मुझे बताइए। अरे भाई, अगर जनता को विश्वास नहीं है, विपक्ष को विश्वास नहीं है, तो एक आधा चुनाव जो है बैलेट पेपर पर ही करा कर देख लेना चाहिए, क्या दिक्कत है? जनता को भी तो फार्मूला समझ में आना चाहिए कि आखिर मध्य प्रदेश में बीजेपी ने ऐसा क्या किया है कि जो एक भी सीट विपक्ष को नहीं मिली। दिल्ली के अंदर क्या कर दिया है चमत्कार कि जहाँ विधानसभा हारने वाली, 7 नगर निगम के चुनाव हारने वाली भाजपा के हाथ में सारी सीटें लगती है दिल्ली एनसीआर की। तो भाई, लोकतंत्र में अगर विपक्ष की सोच ये है कि ईवीएम में गड़बड़ है
एक आधा चुनाव बैलेट पेपर से कराकर देख लो, तो सरकार इस बात के लिए चौड़ी हुई है कि नहीं सही है। और अब ताजा मामला तो एलन मस्क का है, और मैं ये कह रहा हूँ, मैं मोदी सरकार को एक जवाब देना चाहता हूँ। भाई मोदी जी, आप ये कहते हैं कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती, इसमें गड़बड़ नहीं हो सकती। मान लीजिए जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया है, अगर उसी के अंदर गड़बड़ हो तो कौन जिम्मेवार है? क्या पता वही सॉफ्टवेयर मोदी सरकार को जिता रहा हो। ये जो प्रोपेगेंडा बीजेपी का है, इनका असली मकसद मुद्दों पे ध्यान हटाना है। लोग महंगाई की बात ना करें, बेरोजगारी की बात ना करें, और दूसरे जमीनी मुद्दों की बात ना करें, और जनता इसी में लगी रहे, उलझी रहे। इसलिए सिर्फ मोदी सरकार का प्रोपेगेंडा और साजिश है, जहां विपक्ष द्वारा उठाए गए सही मुद्दों को भी गलत करार देने का। ठीक है, मैं एक बार जवाब ले लेती हूँ अशोक तिवारी जी, उसके बाद आपके पास में आऊंगी। प्रदीप सिंह जी ये कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आपके लिए ईवीएम ही जरूरी है? ऋषि जी, ईवीएम का मुद्दा हमने नहीं उठाया था, और भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। इसमें किसी वाय या विदेशी व्यक्ति की बातों में अगर विपक्ष प्रभावित हो जाता है तो उसमें विपक्ष की गलती है, सरकार की गलती नहीं है। दूसरा, ये महंगाई के मुद्दे से ध्यान हटकाने की बात कर रहे हैं। अरे भैया, आप तो आ गए, आप सदन में ना, करने दीजिए सदन जब शुरू होगी तो उसमें इन मुद्दों पर चर्चा करिएगा। लेकिन आप अपनी एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अगर आप भ्रमित करने के लिए ऐसी बातें करेंगे तो देश की जनता समझती है, और सरकार भी इनको समझती है। सरकार अपने देश के वासियों को भ्रमित होने नहीं देगी। अगर विपक्ष अभी ये कांग्रेस के या जिस भी पार्टी के नेतृत्व थे, वो कह रहे थे कि आप सरकार ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भैया, हमने ईवीएम का मुद्दा उठाया, ईवीएम का मुद्दा तो राहुल गांधी जी उठाए। पता नहीं अभी प्रतिपक्ष के नेता बनेंगे कि नहीं बनेंगे, क्या स्थिति है, लेकिन सॉरी, विपक्ष के नेता बनेंगे कि नहीं बनेंगे, उनका मूड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अभी ये तो भगवान ही जाने। लेकिन असल में इन सब चीजों की चर्चा की जगह क्या, जनता अपने प्रतिनिधियों को भेजती है सदन में, और सदन में आप आइए, चर्चा करिए। किसने रोका है आपको? तो प्रोटोकॉल होता है उसका, उससे आइए। ये क्या कि आप बैठ जाते हैं सुबह से लेकर के और भ्रम फैलाना शुरू कर देते हैं। आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, आप एक सांसद हैं, आप एक परंपरा को लेकर के चल रहे हैं, आपके मानने वाले हैं, आपके चाहने वाले हैं। तो ऐसे जो आपके चाहने वाले हैं, आपके जो मानने वाले हैं, उनको आप भ्रमित करके। ठीक है तिवारी जी जवाब दे दीजिए। जो बातें प्रदीप सिंह जी यहाँ पर कह रहे हैं, कई अन्य बीजेपी के नेता भी इसी बात को कह रहे हैं कि आप लोगों के पास और कोई विषय नहीं बचा है, कोई मुद्दा नहीं बचा है, आप सिर्फ भ्रम की जो राजनीति है वो करते हैं। और देखिए, अमित शाह ने तो चुनाव प्रचार के दौरान ही कह दिया था कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद शहजादे ईवीएम को दोषी ठहराएंगे। अमित शाह ने राहुल और अखिलेश को लेकर जो कहा था, इस तरह से तो उनकी बातें सच साबित होती हुई अब नजर आ रही हैं। देखिए, ये एक डिस्कशन का विषय है, एक चर्चा का विषय है ईवीएम। ये सामान्य बात नहीं है, और जीत हार का भी सवाल नहीं है। यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीते हैं, क्योंकि कम नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी हमसे पीछे है उत्तर प्रदेश में। तो 37 सीटें हम अकेले जीते हैं, और 43 सीटें हम जीते हैं कांग्रेस को लेकर के जीते हैं। तो जीत हार का सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है, जहाँ पर गुंजाइश शक की होती है, जहाँ संदेह की गुंजाइश होती है। ईवीएम क्या है? ईवीएम एक कंप्यूटर है, और कोई भी कंप्यूटर हैक किया जा सकता है। कंप्यूटर हैक किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो कई बार आप लोगों को बुलाया गया ना, तमाम पार्टियों को बुलाया गया कि जो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, वो लोग जाएं और इसको साबित करके दिखाएं, तब तो कोई जाता नहीं है सर। मैं कुछ कह रहा हूँ तो आप सुनिए। नहीं, मैं तो आप ही से सवाल पूछ रही हूँ ना, जो आप बात कह रहे हैं मुझे बोलने दीजिए ना। कोई जा करके हैक करेगा ऐसी बात नहीं है। कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटर दुनिया में हैक हो सकता है। प्रदीप जी आऊंगी, इसे आप चैलेंज, इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। अभी एलन मस्क ने भी कहा कि एआई से कंप्यूटर को, इसको ईवीएम को हैक किया जाता है। तो जहाँ पर गुंजाइश शक की होती है, जरा सी भी गुंजाइश होती है, जैसे बैंक का एटीएम है, बैंक का एटीएम भी कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसे ही तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जिन पे शक की गुंजाइश होती है कहीं न कहीं, और पाया गया है तमाम कंप्यूटर हैक हुए हैं संसार के अंदर। सच्चाई ये है कि जहाँ पर शक की गुंजाइश होती है, वहाँ पर लोकतंत्र खतरे में हो जाता है। लोकतंत्र की प्रक्रिया में शक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जबकि ईवीएम कांग्रेस लाई थी, और भाजपा ने तत्कालीन समय में भाजपा ने सवाल उठाए थे ईवीएम पर। ईवीएम भाजपा के लिए कोई नहीं, भाजपा ही उसके पक्ष में है। भाजपा हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी, कोई भी दल हो, सभी दलों को एक स्वच्छ प्रक्रिया के तहत
इस पर विचार करना चाहिए कि अगर कंप्यूटर में जरा सा भी हैकिंग की गुंजाइश है तो हमें ईवीएम को बंद करके और जो है बैलेट पेपर चुनाव कराना चाहिए। इस पर गंभीर होना चाहिए। इसमें हंसी की बात नहीं है, हास्य की बात नहीं है, ये गंभीरता का विषय है। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी कहा है कि एलन मस्क ने कहा है कि जो है एआई से हैक किया सकता है। एलन मस्क जानकार आदमी है, कोई कम जानकार आदमी नहीं है। इस पर चर्चा का विषय होना चाहिए, चर्चा करनी, सभी दलों को साथ होना चाहिए। सभी दलों का इसमें नुकसान है, सभी दलों का फायदा है। ठीक है, मुझे जवाब का सवाल है। ठीक है, ये किसी जवाब दे दीजिए इस पर। ये देश का सवाल है। ठीक है सर, अब जवाब तो लेने दीजिए। हाँ ठीक है सर, समझ गए, जवाब लेने दीजिए। जी प्रदीप जी। जी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इनको अपने संविधान पर भरोसा नहीं है तो बार बार एक बाहरी व्यक्ति का जिसका कि भारत से कोई लेना देना नहीं है, वो एक व्यवसायी है, उनको कह रहा है आपको अपनी संस्था अपने घर पर भरोसा नहीं। अब ये जिस जानकारी से कह रहा मैं थोड़ी सी मुझे जानकारी दे दूं, जीवन जीत गया मेरा आईटी और उससे रिलेटेड काम करने में। वो ईवीएम एक स्टैंड अलोन डिवाइस है। आपका फोन बार बार फॉर्मेट हो सकता है, लेकिन जो ईवीएम में डिवाइस लगी वो केवल एक बार हो सकती है। यानी 250 सुरक्षा के मापक हैं जिसके अंतर्गत होकर के ईवीएम काम करने के योग्य बनती है। वो व्यक्ति आप बताइए ब्लूटूथ नहीं है, उसमें कोई भी कनेक्टिव डिवाइस नहीं है, स्टैंड अलोन मतलब अकेले ही काम करने वाली डिवाइस है, उसमें बाद कोई प्रभाव नहीं है। भारत की 2 कंपनियां सरकार की ईवीएम को बनाती हैं और आपको अगर उसके विषय में जानकारी है तो जाइए चुनाव आयोग से उसको ट्राई करके दिखाइए, फिर सरकार उस पर निर्णय लेगी। लेकिन अभी तक कोई 2 बार मैंने देखा है कोई पार्टी जब वो चुनाव आयोग कॉन्फ्रेंस करता है खोल के रख देता है कि आइए उसको हैक करके बताइए, उसको नहीं पहुंचता है। लेकिन भ्रम से फैलाने के लिए ये लोग बढ़ चढ़ करके मुंह खोल करके चिल्लाते हैं। आइए चलिए आपकी बात मान लें, चलिए चुनाव आयोग के पास और चुनाव आयोग ने तो अभी भी इस विषय को खारिज किया है। चुनाव आयोग ने फिर से कहा है कि ईवीएम किसी भी चीज से कनेक्ट नहीं होती है, लेकिन फिर भी इस तरह के गंभीर आरोप क्योंकि हर बार चुनाव के बाद जो हैं वो देखने को मिलते हैं। विजय कौशिक जी, अगर आप ईवीएम पर दोष मढ़ रहे हैं, अगर ईवीएम में इतनी ही गड़बड़ी है तो फिर ये बताइए ना कि कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार ईवीएम के जरिए ही बनी है, वहां के लिए भी आपको बोलना चाहिए था कि ईवीएम की गड़बड़ी से हमारे इन दोनों प्रदेशों में सरकार बन गई है। नहीं, फिर उससे क्या हो जाएगा? अगर हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी के कारण कर्नाटक में हमारी सरकार बन गई, हिमाचल में हमारी सरकार बन गई, क्या मोदी जी ये आदेश पारित करा देंगे देश की संसद में कि अब कोई भी चुनाव ईवीएम से नहीं होगा, बैलेट पेपर से होगा? तो हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, बताइए प्रदीप जी वो कह रहे हैं कि दोनों राज्यों में, मैं इसी पर जवाब ले लेती हूँ पहले फिर आपके पास आऊंगी। वो कह रहे हैं कि दोनों राज्यों में चलिए हम इस बात को कह देते हैं कि हमारी जो सरकार है वो ईवीएम की गड़बड़ी से बन गई है, तो क्या फिर जिस तरीके से हम कह रहे हैं चुनाव की प्रक्रिया वो होगी? अरे नहीं, हम इनकी ऐसी बातों को क्यों मानेंगे? भारत देश संविधान से चलता है और कोई भी संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति संविधान के अनुरूप काम करेगा ना। ये कोई खेल तमाशा थोड़ी है कि बच्चों का थोड़ी कहती के बाबू मान गए तो हाँ बच्चे को बहलाने फुसलाने के संविधान में इतनी बातें नहीं होती कि हमारी जरूरी हुई है। ये कौन सी बात है? कोई लॉजिक है उसका? समझ आ रहा देश और राज्य को चलाने की बात है। आपकी बात निकल गई, आप इसका हल्ला मचाने लगे, उसको सत्य स्थापित करने के लिए आप कुछ भी करेंगे और उनको स्वीकार किया जाएगा। तो मैं माफी चाहता हूँ, ये देश संविधान के आधार पर चलता है। इसको बनाया बाबा साहब अम्बेडकर ने और बहुत सारे संविधानविदों ने इसको मिल करके बनाया और उसी के आधार पर चल रहा है। अब बहुत हल्ला मचाएगा संविधान बदल दिया जाएगा, कहाँ बदल दो? क्यों? कौन बदलेगा संविधान? कोई नहीं बदलेगा संविधान को, और संविधान से ही चलेगा। ठीक है विजय कौशिक जी, जो बातें यहाँ पर प्रदीप जी कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी आप पर निशाना साध रहे थे। वो भी कह रहे थे कि आप ये जो इस तरह की बातें करते हैं ना, इन बातों का कोई लॉजिक नहीं होता है। दरअसल ये सब बातें आप सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए करते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार कह दिया है कि ईवीएम में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, फिर इन बातों को कहने का बार बार क्या कुछ तात्पर्य है? क्या हासिल करना चाहते हैं इससे? रेशु जी देखिए, मेरी समझ में नहीं आता। अभी थोड़ी देर पहले ही भाजपा प्रवक्ता दिखाई दे रहे थे संविधान की, अम्बेडकर जी की, संविधान की आत्मा की। तो इन लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे देश का संविधान ये कहता है कि लोकमत में अगर विपक्ष जो है किसी बात के खिलाफ है तो उनकी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करना सरकार का दायित्व है। अगर विपक्ष चाहता है कि भाई इस देश में चुनाव बैलेट पेपर से हो
तो मोदी जी को दिक्कत क्या है, क्या परेशानी है? मैं तो उसके लिए सदन में चर्चा करनी पड़ती है। पेपर से कराने में क्या दिक्कत है? आखिर इतने समय देश में बैलेट पेपर से ही तो होते रहे थे। अगर 1-2 बार बैलेट पेपर की दूसरी बात गड़बड़ की। अब सुन लीजिए कि भाई मोदी जी कह रहे हैं कि भाई इसमें जो है ये हैक नहीं किया जा सकता। तो चलो मान लिया, लेकिन कोई भी कंप्यूटर है जिस सॉफ्टवेयर से चलता है, जो उसके अंदर प्रोग्राम पहले से ही फीड है, अगर उसमें गड़बड़ है तो उसका जिम्मेवार कौन है, बता दीजिए। जिन देशों से ईवीएम की शुरुआत हुई थी उन देशों ने ईवीएम पर बैन क्यों कर दिया? जापान जैसे देश में बैलेट पेपर से चुनाव क्यों होते हैं? तो बहुत सारी चीजें हैं। आज जिस तरह से सरकार आंकड़ेबाजी का गेम खेल रही है, तो ठीक है, आज वो खेल सकते हैं। आज उनके हाथ में ताकत है। ताकत के मुड में अंधे होकर वो देश में लोकतंत्र को नकार कर अपनी तानाशाही चलाना चाहते हैं, तो कौन रोकेगा? लेकिन हमारा फर्ज है कि अगर अमेरिका जैसे देश में ईवीएम के चुनाव को लेकर एलन मस्क अपनी बात रख रहे हैं, अपने संसाधनों पे भरोसा नहीं है क्या? हमारे कथित रूप से नहीं, भरोसा नहीं है ना प्रदीप जी। अगर उनको भरोसा होता तो बार बार वो इस तरह की बातों को कहते ही नहीं। इसका मतलब भरोसा, विश्वास तो बिल्कुल है ही नहीं। इसी वजह से हर चुनाव, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या फिर अब देखिए लोकसभा के चुनाव हुए, और परिणाम तो इनके फेवर में अच्छे खासे आए हैं, लेकिन उसके बाद भी भरोसा, विश्वास नहीं है। पर अखिलेश कह रहे हैं कि आज जब विश्व में कई चुनावों में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है और दुनिया के जाने माने तकनीकी एक्सपर्ट्स ईवीएम में हेराफेरी के खतरे की ओर खुलेआम लिख रहे हैं, तो ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे क्या वजह है? बीजेपी इसको साफ करे। माना, इनकी बात को मान लिया, हम बस उसके आगे ये कह रहे हैं कि आप उसको सिद्ध करके दिखाइए, ये रही मशीन, और आप दुनिया के किसी भी कोने में इतना भी बड़ा एक्सपर्ट ले आ लीजिए और वो उसको हैक करके दिखा दे। ठीक है, क्या कहेंगे तिवारी जी? वो कह रहे हैं कि दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े, जिसको आप मानते हो, उस एक्सपर्ट को आप लेकर आइए और वो एक्सपर्ट ईवीएम को हैक करके दिखाए तो हम मान लेंगे। ये बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं। हैक कौन करता है, कौन नहीं करता है? जो हैक करता है वो दिखाने नहीं जाएगा। जो हैकिंग करने वाला व्यक्ति है वो दिखाने के लिए नहीं जाएगा। कोई भी हैक कर सकता है इस चीज को, कोई भी टेक्निकल पर्सन हैक कर सकता है। जो कि चोरी से, हैक चोरी से किया जाता है, हैक खुलेआम नहीं किया जाता है। हैक जो करता है वो चोरी छिपे करता है। अच्छा ठीक है, अगर चोरी से भी हैक करेगा और इनके फेवर में करेगा तो मत तो इनकी तरफ जाने चाहिए ना, सीटें इनकी बढ़नी चाहिए। इनकी तो कम हुई है, आपकी बढ़ी है। किसी के, अरे सुनिए, तो मैं किसी के फेवर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लोकतंत्र के फेवर की बात कर रहा हूँ। कहीं भी हैकिंग होगी, किसी के, कांग्रेस के पक्ष में हैकिंग हो, किसी के पक्ष में हैकिंग हो, तो ये गलत होगा ना। भाजपा का भी नुकसान होगा इसमें। सच्चाई ये है कि भाजपा का दल का मतलब नहीं है, दलीय व्यवस्था से मतलब हमारा नहीं है। हमारा मतलब लोकतंत्र की रक्षा करने का है। हमारा मतलब है कि लोकतंत्र हमारा सुरक्षित हो, कहीं से भी लीकेज न हो। इसमें लोकतंत्र में लीकेज बर्दाश्त नहीं है हमको। हम साफ साफ कहते हैं कि इनमें ये जिद क्यों कर रहे हैं इस बात के लिए। जैसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, इनको जिद किस बात की है? अगर मतलब आपका कहना है कि चुनाव अगर बैलेट, आपका कहना है, ठीक है तिवारी जी, तकनीकी ज्ञान, तिवारी जी आपका कहना है कि चुनाव अगर, एक सेकंड सर, आपका ये कहना है कि चुनाव अगर बैलेट पेपर से होता है तो लोकतंत्र खतरे में नहीं होगा, ईवीएम से होगा तो लोकतंत्र खतरे में है। बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, जवाब दे दीजिए संक्षेप में प्रदीप जी, समय का अभाव है। ठीक है सर, जवाब ले लेती हूँ। सर जवाब दे दीजिए प्लीज। पेशु जी देखिए, मुझे नहीं पता कि इस कैंपेन को फंड कौन कर रहा है। कांग्रेस और विपक्षी दल ये जो चला रहे हैं, देश विरोधी बहुत सारी शक्तियों ने बहुत पैसे खर्च किए इस चुनाव में। तो वो हताशा है इनकी, जो कि इनको सफलता नहीं मिली। अब चुनाव समाप्त हो चुके हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमको भी मत मिले हैं, हमको उससे कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं। सरकार बन चुकी है, थोड़े समय में सदन में कभी पहुंचेंगे। यही बात आप सदन में कहिए, क्योंकि वो आपका संवैधानिक अधिकार है। और वहां पर अगर सरकार नहीं करती है तो आप भी अब अच्छी संख्या में है, सारी बातें सदन में होती है। लेकिन संवैधानिक तौर पे समाज की सुरक्षा और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मेरी इनसे विनती है कि जो भ्रमकारी बातें हैं ये न फैलाएं।
चलिए ठीक है, ये मुद्दा आपको उठाना है, तो ये जो मुद्दा है वो विपक्ष को सदन के भीतर उठाना चाहिए। सोशल मीडिया पर ये मुद्दा उठाकर कुछ लाभ होने वाला नहीं है, यही कहना चाह रहे हैं प्रदीप जी यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ इस विशेष पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।